हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीयूईटी इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर स्वाति सिंह। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में आपको पेडिग्री एनालिसिस करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम पेडिग्री की सहायता से किसी भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में समझते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से हम सिंबल्स का यूज करते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस तरीके के हमारे पास कैरेक्टर का ट्रांसमिशन पॉसिबल है। कौन से कैरेक्टर जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट्स के अंदर आते हैं, कौन से ऑटोसोमल रिसेसिव के तरीके से ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, हमने सबके बारे में बहुत डिटेल में देखा था। आज जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वहां पे हम बात करने वाले हैं मेंडेलियन या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जो बात थी वो हमारी तभी स्टार्ट हो गई थी जब हमने कल की क्लास देखी थी। तब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली कहने का मतलब है कि ऑर्डर के जो ऑर्डर होता है, जो नियम होता है, उसके अलावा जब किसी तरीके से काम होता है तो उसे हम डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होगा कि जब हमारे पास जो आनुवंशिक पदार्थ है जिसे हम जेनेटिकल मटेरियल कह रहे हैं उसके अंदर कोई कमी हो जाती है और उसकी वजह से कोई विकार, कोई डिजीज कंडीशन डेवलप होती है तो उसे हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को आपके सिलेबस में दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है। एक है आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो हम लिख लेते हैं पहले इनके नाम कि किस किस तरीके का डिसऑर्डर्स पॉसिबल है, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो प्रकार के डिसऑर्डर जो है वो पॉसिबल है। पहला जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। अब इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये सारे के सारे डिसऑर्डर मेंडल जी को पता थे या ये सारे डिसऑर्डर मेंडल जी ने खोजे थे। दूसरा हमारे पास ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा हमारे पास क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा हमारे पास क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्या ये चीज कहने को मिल रहा है, आइए समझते हैं एक एक करके। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर हम उन सारे डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जिनका ट्रांसमिशन मेंडल द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, उनके किसी जीन में कुछ परिवर्तन, कुछ म्यूटेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से जो नॉर्मल फिजियोलॉजी रह रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि आपको पता है डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं और वो प्रोटीन ही आपके डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उसको डिसाइड करते हैं। तो अगर डीएनए में कोई छेड़छाड़ होती है, डीएनए में कोई बदलाव होता है तो हमारा पूरा का पूरा जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होते, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के जो सेट है वो कम नहीं होते, ना ज्यादा होते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास जो सपोज करते हैं किस तरीके से एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में मान लो यहाँ पे कोई सीक्वेंस अवेलेबल था, यहाँ पे हमारे पास कोई सीक्वेंस अवेलेबल था। बस इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है, कुछ पार्ट ऐड हो जाता है, कहीं सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटीन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ऐसे डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं और इनका पैटर्न विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री आप पता कर सकते हो, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। लेकिन हमारे पास जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में चाहे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाते हैं या फिर हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाते हैं। बात थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही होगी। हमने पढ़ा था कि जब हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि क्रोमोसोमल नंबर में जब चेंज होता है तो हमारे पास दो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास जब हमारे पास किसी क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, उनकी संख्या कहीं पे बढ़ जाती है या घट जाती है। मतलब जहां पे दो के पेयर्स है वहां तीन हो जाता है, कभी किसी के पास एक ही रहता है। तो जब क्रोमोसोम नंबर्स में चेंज होता है तो वो भी हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आते हैं और कभी कभी जब पूरा का पूरा सेट भी चेंज हो जाता है तो वो भी हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में अभी हम बात ह्यूमंस की कर रहे हैं, तो ह्यूमंस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एनियोप्लॉइडी अभी तक देखने को मिली है। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में अभी तक हमने एनियोप्लॉइडी को समझा है, हमने यहाँ पे अभी तक एनियोप्लॉइडी के बारे में पढ़ा है। और वहीं पे हमारे पास दूसरा जो होता है जिसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब कंप्लीट सेट ज्यादा हो जाता है, जैसे हमारे पास 23 क्रोमोसोम का सेट है, तो हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इसलिए 23 क्रोमोसोम के हमारे पास 2 सेट अवेलेबल है। बट अगर किसी वजह से हमारे पास 3 सेट हो जाए, 4 सेट हो जाए, 5 सेट हो जाए, 6 सेट हो जाए, मतलब 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 इस तरीके से बढ़े, तो उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। लेकिन एनियोप्लॉइडी में क्या होता है, हमारे पास 23 क्रोमोसोम का सेट है, हमारे पास पूरे 46 क्रोमोसोम है, तो किसी वजह से 45 हो गया, किसी वजह से 47 हो गया, तो इसे हम एनियोप्लॉइडी के अंदर पढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो एनियोप्लॉइडी जो है जिन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, तो एनियोप्लॉइडी के मतलब कि एग्जांपल आपको नेचर में देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन। बट पॉलीप्लॉइडी आपको प्लांट वगैरह में ही ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी किसी पॉपुलेशन में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सेल डिवीजन होता है, जब हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो उस समय जब मियोसिस होती है, तो मियोसिस के दौरान जो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है या जो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स है, वो जब सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, उसकी वजह से हमारे पास इस तरीके से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो सेल डिवीजन के समय जनरेट होते हैं, और ऐसे डिसऑर्डर्स जो है उनका आप पता पेडिग्री की सहायता से बहुत कम लगा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी एनियोप्लॉइडी हो रही है, जिसके अंदर कोई एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा है, तो जनरली ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्टेराइल नेचर के होते हैं, इनके पास रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो अगर होती भी है तो बहुत कम चांसेस होता है कि वो अपने रिप्रोडक्शन के फेज तक पहुंचे और उनका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो। तो ऐसे में जो एनियोप्लॉइडी है वो हमें देखने को मिलती है ह्यूमंस के केस में, जहां पे आप देख सकते हो कि एनियोप्लॉइडी जो है उसका जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकता है, लेकिन मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरफ वो, मतलब जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स को हम पेडिग्री बना के समझते हैं, वैसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो एक रैंडम प्रोसेस है और वो कंटिन्यूअसली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसके जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा कम है। हो सकता है कि वो जा सकती है, उसकी बहुत हाई, बहुत मिनिमम टू मिनिमम चांसेस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपको कौन कौन से डिसऑर्डर डिस्कस करने हैं और आपको यहाँ पे एनियोप्लॉइडी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमें स्पेशली जो है वो 4 या 5 बीमारियों के बारे में पढ़ना है। उसमें से आपके कुछ जो है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ हमारे पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं। कुछ हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास कुछ क्या है, सेक्स लिंक्ड है, कुछ हमारे पास ऑटोसोमल है और कुछ हमारे पास सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है। आइए बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसका फीचर्स होता है, और सेक्स लिंक्ड में क्या क्या होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में आपको जितने भी डिसऑर्डर डिटेल में पढ़ने हैं। ऑटोसोमल्स में भी 2 टाइप हो सकते हैं, एक होता है आपके पास डोमिनेंट और एक होता है आपके पास रिसेसिव। एक होता है आपके पास डोमिनेंट और एक होता है आपके पास रिसेसिव। तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा था कि किसको हम डोमिनेंट कहते हैं, किसको हम रिसेसिव कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें आपको रिसेसिव वाले एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, इसमें आपके पास है सिकल सेल एनीमिया, आपके पास है सिकल सेल एनीमिया। बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको सारी चीजें क्लास में ही लर्न हो जाएगी जहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक है आपके पास सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है आपके पास फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और एक है हमारे पास थैलेसीमिया, एक है हमारे पास थैलेसीमिया। उसके बाद हमारे पास जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स है, जो हमारे पास सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स है, इनमें भी हमारे पास डोमिनेंट भी होता है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में भी आपके पास डोमिनेंट के ऑप्शन होते हैं और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में आपके पास रिसेसिव के भी ऑप्शन होते हैं। और सेक्स लिंक में भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्पेशली हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक के बारे में, एक्स लिंक के बारे में। और आपको जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है वो कौन कौन से हैं, वो है आपके पास कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, और आपके पास जो सेकंड में है वो है हीमोफीलिया। वो क्या है, हीमोफीलिया।
ये इतने प्रकार की डिसऑर्डर्स के बारे में, ये 5 ऐसे डिसऑर्डर्स है जो कि मेंडेलियन के द्वारा होते हैं, मेंडेलियन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, जो मेंडेलियन ने रूल्स दिए थे, और इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना, जिसमें से 3 जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है और 2 जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपको पास एन्यूप्लॉइडी के 3 एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जहां पे आपके पास डाउन सिंड्रोम है, यहाँ पे आपके पास क्या है, डाउन सिंड्रोम है, आपके पास यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, और आपके पास यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और लास्ट में आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इस तरीके से आपके पास सिंड्रोम्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, 5 इसके बारे में और 3 वो 8 बीमारियां हैं जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, जिनके बारे में हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। लेकिन एक बार मैं सारी बीमारियों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा ओरली बताती हूँ, फिर हम एक एक को करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो लिख लेते हैं, साथ साथ में कंटिन्यू करते रहते हैं ताकि आपको मजा भी आए और समझ में भी आए। देखिए, सिकल सेल एनीमिया, नाम से क्या समझ में रहा है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का तो नाम आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना ही होगा। कहते हैं ना कि भाई जिसकी बॉडी में ब्लड कम होता है, कहते हैं भाई उनको एनीमिया हो गया, उनके शरीर में खून की कमी हो गई है। अब खून एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो आपको पता है कि ब्लड जो है वो 55% जो है उसमें वाटर होता है, 45% जो है उसमें सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है, और उसमें भी हमारे पास डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड टेस्ट होती है। एनीमिया क्या होता है कि अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में जो आरबीसी का काम है, आरबीसी क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मतलब केमिकल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी दिखाते हैं, और उसकी वजह से ऑक्सीजन में CO2 के प्रति उसकी एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, स्पेशली जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो होता है। तो अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में जो आरबीसी का काउंट है या आरबीसी की जो फंक्शनैलिटी है वो अगर डिस्टर्ब होती है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से मान लो ब्लड वेसल्स है, अगर मान लेते हैं किसी का इस तरीके से क्या है, ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड में एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं, इस ब्लड में 55%, इस ब्लड का टोटल 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जिसे हम वाटर कंटेंट कहते हैं। वहीं पे इसका जो 45% होता है वो क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। वो क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो ब्लड सेल्स होती हैं। और इन ब्लड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स होती है, यहाँ पे हमारे पास आरबीसी होती है जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यूबीसी होती है जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये जो आरबीसी आपके पास है, इसकी वजह से आपके ब्लड का कलर रेड होता है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। और जो आरबीसी है वो कुछ इस तरीके से कॉइन्स के रूप में आपके ब्लड में क्या है, फ्लो करता रहता है। और आरबीसी करता क्या है, आरबीसी के अंदर, आरबीसी की जो सेल्स है इसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इन सेल के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होती है। इस तरीके से इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर है, जो चीजें करनी रहती है वो करती है कौन, आरबीसी की कोशिकाएं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर किसी की बॉडी में जो एक पर्टिकुलर नंबर होता है आरबीसी का, कि इतना आरबीसी होना चाहिए ब्लड को में ऑक्सीजन को ले आने के लिए, अगर उससे उसकी मात्रा कम हो जाती है, अगर आरबीसी से उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, आरबीसी की जितनी मात्रा होनी चाहिए, तो ऐसे में हम कहते हैं कि भाई बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, और इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास जो आरबीसी की फंक्शनैलिटी है, देखिए दो चीज होती है, एक ये होता है कि हमारे पास नंबर कम है लोगों की, इसलिए काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास लोग तो भरे पड़े हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है। इस चीज को आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कंसल्ट करके समझ सकते हैं। जब हमारे पास एक नई एजुकेशन सिस्टम, ऐसा नहीं था कि हमारे इंडिया के पास अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं था या फिर हमारे पास लोगों के पास नॉलेज नहीं था, हाँ, लेकिन आज के टाइम में जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को सीख लेना, 4 बुक्स लर्न कर लेना, जिसे हम एजुकेटेड लोग कहते हैं, वो चीजें हमारे यहाँ नहीं थी।
हमारे यहाँ ऐसे नॉलेज को प्रमोट किया जाता था जो कि रियल लाइफ में यूटिलाइज होती है। हमारे पास गुरुकुल व्यवस्था थी और बहुत अच्छी हमारी एजुकेशन सिस्टम थी। लेकिन सपोज करते हैं कि हमारे पास जब ब्रिटिशर्स आए और वहां पे उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर डाली, तो उस समय हमारे पास सो कॉल्ड, जिसे हम शिक्षित कह रहे हैं आज के टाइम पे, जिसे हम एजुकेटेड कह रहे हैं, उन लोगों की संख्या काफी कम थी। फिर धीरे तो हमारे पास जो हमारा डेवलपमेंट रेट था, या जिसे हम एजुकेटेड पर्सन होने की वजह से हमारे पास जो भी चीजें थी वो बहुत कम था। तो ऐसे में तब हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन जो है वो कम थे। आज हमारे पास क्या है, एजुकेटेड लोग तो है, हमारे पास लगभग सारे लोग जो है उनको सफिशिएंट, मतलब जो मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, मिनिमल जो है हमारे पास जो स्किल होने चाहिए, मतलब जिसे हम एजुकेटेड कहते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए जो लोग हैं उनके पास अभी भी बहुत सारे से मतलब स्किल्स थे जो कि उन्हें सीखना चाहिए था, उनके पास उनके करिकुलम में होना चाहिए था, वो चीजें नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास डिग्री है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। कंपनी जब हायर कर रही है तो उनको जिस क्वालिटी के लोग चाहिए उनको वो नहीं मिल रहे हैं, और लोग भी भरे पड़े हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसका बीच का रीजन क्या है कि जो काम होना चाहिए था वो चीज नहीं हो रही। तो वैसा ही होगा यहाँ पे, आरबीसी की संख्या में यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ोगे तो आरबीसी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितनी संख्या होनी चाहिए उतना होगा। लेकिन इस आरबीसी का जो शेप है, इस आरबीसी की जो संरचना है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। होता क्या है आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारी बॉडी में डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। इस डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इस एमआरएनए से फिर हमारे पास प्रोटीन बनती है। इस एमआरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनती है। और सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के केस में होता है कि हमारे पास इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो डीएनए है, इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे पास जो डीएनए है, उसके बनावट में बदलाव हो जाता है। वहां पे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जाता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहां पे कोई एक न्यूक्लियोटाइड हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो मतलब कि जो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन्स होते हैं, इसमें एक बीटा प्रोटीन होता है। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, अल्फा प्रोटीन्स और बीटा प्रोटीन्स। ठीक है, तो दो अल्फा प्रोटीन्स और दो बीटा प्रोटीन्स मिलके हमारे पास एक टेट्रामर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की संरचना है वो बन के आती है। तो जो सिकल सेल एनीमिया की केस होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास बीटा प्रोटीन है, जो बीटा प्रोटीन बनाने वाला डीएनए है, उस डीएनए का जो 6वां अमीनो एसिड है, जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई बेस पेयर्स थे, यहाँ पे कोई 3 बेस पेयर था, जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड बना, जिसकी वजह से हमारे पास एक अमीनो एसिड बना। उसी तरीके से दूसरा, उसी के तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 अमीनो एसिड बिल्कुल सही थे। जब हमारे पास 6वां अमीनो एसिड बनाने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए था, वो हमारे पास होना चाहिए था GAG, और वो हो जाता है बदल के GUG। मतलब कि जो हमारे पास ग्लूटामीन के लिए जो अमीनो एसिड है वो चेंज होके क्या हो जाता है, वेलिन हो जाता है। जो हमारे पास ग्लूटामीन के लिए अमीनो एसिड था वो अब बना देता है वेलिन। तो यहाँ पे जहां पे 6वां पे, 6th पोजीशन पे जहां पे हमारे पास ग्लूटामीन ऐड होना चाहिए था, वो ग्लूटामीन ऐड ना होके हमारे पास 6th पोजीशन पे वेलिन ऐड हो जाता है। वेलिन और ग्लूटामीन क्या होता है, ये आपके पास अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं। हीमोग्लोबिन में भी जो बीटा चेन है, जो अल्फा चेन है, वो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, और इसी अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है कि वो जो हमारा एक नॉर्मल सिकल, हमारा जो एक नॉर्मल आरबीसी था, वो सिकल से मतलब हसिया आकार का हो जाता है। और आपको पता है कि आपकी ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा थिन होती है, आपकी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलती है इस तरीके से, और उनमें जो है इस तरीके से ब्रांचिंग भी होती है। इसमें इस तरीके से क्या होती है, ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है। इस तरीके से इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है। अब सपोज करिए कि हमारे पास पहले इस तरीके की ब्लड वेसल्स में आपके पास आरबीसी थी जो कि इस तरीके से फ्लो कर रही थी, और यहां से ये इधर भी जा रही थी, इधर से भी जा रही थी। लेकिन अगर यही आरबीसी जो है इस तरीके से चांद जैसा सा फैल जाए,
अगर जो पहले चीज ऐसी थी हमारे पास वो चीज ऐसे फैल जाए तो ये क्या करती है, ये जो ब्लॉकेज है, ये जो हमारे पास जहां पे पतली पतली नलियां हैं इसके अंदर जाके ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो कह सकते हैं नंबर ऑफ जो आरबीसी है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन वो इस तरीके से ब्लॉकेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि किसी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या बाहर तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो कितनी दिक्कत की बात है। तो ऐसी कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक हमारे पास ऑटोजोमल रिसेसिव जो है वो क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव आपके पास सेक्स जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ये क्या है, ऑटोजोमल ये हमारे पास एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ऑटोजोमल है तो इसमें 50% चांस होते हैं मेल में इसके ट्रांसमिशन का और 50% चांस होते हैं फीमेल में इसके ट्रांसमिशन का। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। किस तरीके से कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कि एक सेल है या जिसके हम दो क्रोमोसोम्स बना ले रहे हैं जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम, इस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और जिस क्रोमोसोम पे इन्फेक्शन हुआ है उसको हम HBS लिख देते हैं क्योंकि सिकल सेल एनीमिया का जो पहला लेटर है S वो हम ले रहे हैं, और जब ये नॉर्मल है तो इसे हम HB हीमोग्लोबिन A लिख दे रहे हैं। तो आपके पास 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। एक हो जाएगा आपके पास HBA मतलब दोनों आपके पास जो ऑटोजोम्स हैं वो नॉर्मल हैं। एक आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है जहां पे एक जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है और दूसरा क्या है, म्यूटेटेड है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है जहां पे हमारे पास जो है इस कंडीशन में हमारे पास जो है जो दोनों कंडीशन होती है वो क्या हो सकती है, म्यूटेटेड हो सकती है। तो अगर कोई पर्सन है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि यहाँ पे हम ऑटोजोम्स की बात कर रहे हैं, ऑटोजोम्स के केस में मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं था। फर्क तब आएगा जब वो सेक्स लिंक्ड कोई डिसऑर्डर होगा। ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स में जैसा एक्सप्रेशन आपको मेल के केस में देखने को मिलेगा वैसा ही एक्सप्रेशन आपको फीमेल के केस में भी देखने को मिलेगा। सो इस तरीके की बीमारी में यहाँ पे आपको कोई डिजीज कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, नो डिजीज कंडीशन, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आपके जो है सिकल सेल जो आपके क्या कहते हैं एक्सप्रेशन जो है जो फिनोटाइप है बिल्कुल नॉर्मल होगा, और यहाँ पे भी आपके पास डिजीज कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि जो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो 50% सेल्स बनेंगी वो सिकल शेप रहेंगी और 50% जो सेल्स बनेंगी वो आपके पास नॉर्मल शेप एंड साइज की रहेंगी। फिर होता क्या है कि ऐसा आपके पास एक स्टडी देखने को मिली है कि हमारी बॉडी में जो मलेरिया की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल शेप की जो आरबीसी होती है उन पे इन्फेक्शन करते हैं। तो जिनका इस तरीके का जीनोटाइप होता है, जिनका इस तरीके का हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होता है, उनको अगर मलेरिया हो भी जाता है तो उनके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जिनके पास हेट्रोजाइगस है, जिसके पास एक नॉर्मल गुणसूत्र है और एक जो है म्यूटेटेड है, उनके अंदर हम देखते हैं कि जो अगर मान लो मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो जो नॉर्मल वाली हमारे पास आरबीसी है उनके ऊपर इन्फेक्शन होगा, लेकिन जो आपके पास सिकल सेल है उनके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर उनके पास जो हेल्दी आरबीसी है वो प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पे उनको एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद थर्ड में है, यहाँ पे आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी जब हमारे पास दोनों जो है वो म्यूटेटेड रहेंगे। तो ये पूरी बात हो जाती है सिकल सेल एनीमिया की। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है? एक बार दिमाग में जो है कि सब कुछ सेट कर लीजिए कि क्या क्या मैंने आपको बताया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है डिसऑर्डर्स वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिंपल सा डिसऑर्डर है, काफी कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे आपको नहीं समझना है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने आपको प्लियोट्रोपी के बारे में बताया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या होता है इस कहानी में, इस पूरी की पूरी में, इसमें ये भी जो डिसऑर्डर है, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर है, ये भी हमारे पास एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये हमारे पास है।
अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया था। होता क्या है इस कहानी में, इस कहानी में हमारे पास जो क्रोमोसोम है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन जाता है जो कि फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से क्रोमोसोम है, इस तरीके से क्रोमोसोम है, जहां से एक एंजाइम बनने वाला था। यहाँ पे मान लो कि ये एक जीन है, मान लेते हैं ये एक जीन है, जहां पे एक एंजाइम बनने वाला था जिसका नाम था फिनाइल एलालीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। और ये फिनाइल एलालीन हाइड्रोक्सिलेज करता क्या है, ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोक्सिलेज है, ये करता ये है कि ये फिनाइल एलालीन जो अमाइनो एसिड है उसे कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। जो फिनाइल एलालीन हमारे पास अमाइनो एसिड्स होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, ये कन्वर्ट कर देता है इसको टायरोसिन में। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लो सब कुछ सही रहता तो ये जो एंजाइम है, ये फिनाइल एलालीन हमारे पास एक प्रकार का फिनाइल एलालीन जो है वो हमारे पास एक प्रकार का अमाइनो एसिड है, ये एक प्रकार का अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड जो कि हमारे पास टायरोसिन बनता है, टायरोसिन बनता है। क्योंकि देखिए हमारे पास जो अमाइनो एसिड स्टार्टिंग में बनते हैं वो कुछ एक दो प्रकार के बनते हैं, फिर इन अमाइनो एसिड में से कोई ग्रुप जोड़ा जाता है, कोई ग्रुप निकाला जाता है, फिर इस तरीके से अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स बनते हैं। क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड का सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ग्रुप अलग होता है, बाकी सब कुछ उसमें सिमिलर होता है। तो ये जो एंजाइम है फिनाइल एलालीन हाइड्रोक्सिलेज, ये अगर सही रहता है तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉमनली चलती रहती है। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गया, अगर किसी वजह से यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो पहले तो ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी, पहले तो ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बनेगा ही नहीं, और जब ये नहीं बनेगा तो ये जो है फिनाइल एलालीन जो है वो फिनाइल टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब कोई चीज टायरोसिन में कन्वर्ट होकर कहीं और कन्वर्ट होती तो ऐसे में देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है जहां पे कुछ काम हो रहा है लगातार लगातार, लेकिन अगर किसी एक फेज पे उस काम को ब्लॉक कर दिया जाए तो उसके पहले का जो सामान है वो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको बार बार एक फैक्ट्री का एग्जांपल देती हूँ जहां पे हम आलू की चिप्स बनाते हैं। इसमें मान लेते हैं कि आलू खरीद के आ रहा है, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है और सेल कर दिया जा रहा है। अब किसी वजह से मान लो कि पैकेजिंग का काम जो है वो ब्लॉक हो गया, मतलब इस तरीके से फिनाइल जो अलालिन हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज है वो बनना बंद हो गया, हमारे पास पैकेजिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आलू उसी स्पीड से आ रहा है, उसी स्पीड से हमारे पास क्या हो रहा है, उसी स्पीड से हमारे पास उसकी प्रोसेस मतलब बन रहा है, लेकिन पैकेजिंग नहीं हो पा रहा है। तो पैकेजिंग नहीं होगा तो प्रोसेसिंग होने के बाद वो चीजें हमारे पास जुटती जाएंगी, मतलब एग्रीगेट होती जाएंगी, उनका एक्युमुलेशन होता जाएगा। तो वैसा ही आप समझ लीजिए कि अगर बॉडी में जहां से फिनाइल एलालीन बन रहा था वो तो लगातार बनता रहेगा, लेकिन ये फिनाइल एलालीन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे में ये फिनाइल एलालीन का जो लेवल है ये बॉडी में बढ़ता जाएगा, और फिनाइल एलालीन का जब लेवल बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब क्या कर सकते हैं, तो कभी ब्रेन में स्टोर हो जाता है फिनाइल एलानीन, इसको हम कीटोन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। जब ये पाइरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट जाता है तो इसी को हम कीटोन बॉडीज के नाम से जानते हैं। और ये जो कीटोन बॉडी है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होता है, ये हमारी किडनी का जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, तो आपका यूरिन का कलर भी थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। तो फिनाइल एलानीन या जो कीटोन बॉडी है वो इस तरीके से काम करता है जिसकी वजह से आपका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है किसका, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर फिनाइलकीटोन्यूरिया का। और इसमें भी आपके पास 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं। एक मान लेते हैं कि HbA नॉर्मल और HbP हो सकता है, एक हमारे पास HbA और HbA हो सकता है, यहाँ हम ए कर देते हैं और यहाँ पे हम पी कर देते हैं। फिर हमारे पास तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास रिसेसिव एंड रिसेसिव हो सकते हैं। तो ऐसे में इन दोनों में क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी जब हमारे पास दोनों जो है वो रिसेसिव रहेंगे। क्या फिनाइलकीटोन्यूरिया समझ में आ गया कि यहाँ पे एक एंजाइम बनने वाला था जो कि फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, एंजाइम नहीं बन पा रहा है, इसलिए फिनाइल एलानीन का जो लेवल है बॉडी में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, किडनी वगैरह में दिक्कत आ रही है। ये चीज हमने यहाँ पे देखी। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिसऑर्डर्स बचा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हमारे पास जो थर्ड डिसऑर्डर है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। इस बीमारी को हम थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं।
थैलेसीमिया के नाम जानते हैं। व्हाट इज द थैलेसीमिया? थैलेसीमिया जो है ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो कि आपके ब्लड से ही रिलेटेड है। बीमारी कैसी है ये? थैलेसीमिया इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सारे के सारे कैसे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। सारे के सारे कैसे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। अब ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है इसमें होता क्या है? देखिए, हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में भी क्या हो रहा था कि हमारे पास फंक्शनल आरबीसी कम थी, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी क्वालिटी ऑफ आरबीसी के ऊपर, क्वालिटी ऑफ आरबीसी के ऊपर। लेकिन हमारे पास जो जो थैलेसीमिया में बात होगी ये भी हमारे पास आरबीसी के ऊपर ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो बात होगी ये होगी हमारे पास क्वांटिटी के ऊपर। ये बात होगी क्वांटिटी के ऊपर। इसमें भी आपके पास जो है वो एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे भी आपको एनीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नंबर लेस होगा। नंबर जो है, नंबर ऑफ आरबीसी लेस होगा। नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो लेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। होती क्या है कहानी में बात करते हैं। देखिए, हमारे पास मैंने आपको कहा कि जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास एक ऐसा केमिकल होता है जो कि 4 प्रोटीन या 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें से 2 सब यूनिट जो है वो अल्फा यूनिट होता है, जो अल्फा प्रोटीन्स होते हैं वो होता है, और 2 यूनिट जो है वो बीटा प्रोटीन्स होते हैं, बीटा यूनिट होता है या बीटा प्रोटीन्स होते हैं। अब देखिए, अल्फा प्रोटीन को बनाने के लिए जो एंजाइम्स हैं या जो जीन है वो अलग क्रोमोसोम पे स्टेब्लिश होते हैं, और बीटा को बनाने के लिए जो होते हैं वो अलग पे होते हैं। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास कभी अल्फा प्रोटीन जो है उसके जो जीन्स है वो खराब हो जाते हैं, और कभी बीटा के खराब हो जाते हैं। तो अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर जो 16 है, जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 16 है, इसके ऊपर 2 जीन्स होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? 2 जीन्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? 2 जीन्स होते हैं। एक होता है हमारे पास HbA1 और एक होता है HbA2। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 जीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिवेट हो जाते हैं। HbA1 होता है और यहाँ पे हमारे पास HbA2 होता है। बहुत गर्मी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट सही तरीके से नहीं बनता है, और अल्फा सब यूनिट ना सही तरीके से बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, और आरबीसी नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या, सॉरी, एचबी नहीं बनेगा, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारे पास आरबीसी नहीं हो पाएगा, और आरबीसी अगर नहीं होगा तो हमारे पास एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। सेकंड में क्या है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 11 है वहां पे एक सिंगल जीन होता है जिसके सही तरीके से काम ना करने की वजह से ये बीमारी होती है, जहां पे बीटा सब यूनिट नहीं बन पाता है, और बीटा सब यूनिट जब नहीं बनता है तो ये क्या करता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट जो अल्फा सब यूनिट होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, या ऑलरेडी जो हमारे पास आरबीसी है उसको भी किल करता है। तो ऐसे में हमारे पास एनीमिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने सारे जो आपके पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स थे उनके बारे में देख लिया। अब हमारे पास क्या बचा है? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। जब मैं ये डिसऑर्डर्स पहली बार अपनी लाइफ में पढ़ रही थी तो आई एम वेरी थैंक कि आई एम अ गर्ल। मतलब मुझे बहुत पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था अभी आपको इस कहानी में पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। थोड़ी सुपीरियरिटी फील हो रही थी जब मैं ये टॉपिक पहली बार अपनी लाइफ में पढ़ रही थी बीइंग अ गर्ल, लेकिन अब समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता है। अगर हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि कैसा होता है? कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। एक्स लिंक्ड कैसा डिसऑर्डर होता है? रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है। इतना चीज समझ में आया। अब जब ये डिसऑर्डर जो है वो एक्स लिंक्ड है तो इसका क्या मतलब है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताई थी। वो क्या थी? वो ये थी कि जो डिसऑर्डर्स एक्स लिंक्ड होते हैं उनमें जो एक्सप्रेशन होता है वो मेल, अगर वो रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं तो जो एक्सप्रेशन होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर एक लड़की है, अगर हमारे पास क्या है, एक फीमेल है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और अगर हमारे पास एक मेल है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अगर आपने पेडिग्री एनालिसिस वाली क्लास देखी है तो। आइए समझते हैं क्या हो सकता है। देखिए, एक लड़की हो सकती है जिसका एक एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल हो और दूसरे क्रोमोसोम्स पे क्या हो, म्यूटेशन हो गया हो जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो गया हो। सेकंड में क्या है?
कि मैं देखते हैं पहला केस है जिसमें दोनों चीजें नॉर्मल है, पहला है ऐसा जिसमें दोनों चीजें नॉर्मल है। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा है जिसमें एक क्रोमोसोम नॉर्मल है, एक म्यूटेटेड है। तीसरा ऐसी कंडीशन है जिसमें एक दोनों जो है म्यूटेटेड है। मेल्स में क्या हो सकता है कि एक क्रोमोसोम जो कि नॉर्मल है और दूसरा क्रोमोसोम जो है म्यूटेटेड है। मेल्स में सिर्फ दो कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, 50% है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में कोई कलर ब्लाइंडनेस का सिम्टम्स नहीं होगा, सिर्फ और सॉरी इन दोनों कंडीशन में कोई कलर ब्लाइंडनेस का सिम्टम्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो यहाँ पे आपके पास तीन में से कोई एक, मतलब 1/3 का रेशियो है कलर ब्लाइंडनेस होने का, क्योंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर्स है और रिसेसिव डिसऑर्डर्स तभी अपने एक्सप्रेशन को दिखाते हैं जब उनके दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव कंडीशन अवेलेबल हो, और ऐसा बहुत रेयर टू रेयर केस होता है। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ये 8% चांस होता है किसके अंदर होने का, मेल्स के अंदर होने का, और वहीं पे 0.04% चांस होता है कि किसी फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिले। पूरी पॉपुलेशन का जो 8% है उसमें हमारे पास चांसेस होती है कि मेल्स अगर है तो उनको कलर ब्लाइंडनेस 8% मेल्स को है, लेकिन अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो सिर्फ 0.04% फीमेल के अंदर ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है, या कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअल में होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, समझते हैं। जैसे देखिए आपके पास इस तरीके से सेल है, इस सेल के अंदर आपके पास क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम्स के ऊपर मान लो कोई एक ऐसा जीन है जो कि हमारी आई का जो डेवलपमेंट है, आई के ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट आई है, ये मान लो हमारे पास आई में जो रॉड बनती है, जो कोन्स एंड रॉड्स बनते हैं, जिसकी वजह से आप दो कलर्स में डिफरेंशिएट कर पाते हो, उन कोन्स का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। मतलब ये एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से रेड एंड ब्लू कलर का, जो रेड एंड ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करने वाला जो कोन्स होता है, जो रोड्स एंड कोन्स आपकी आई में बनते हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको और कोई इश्यू नहीं होता, बस अगर कहीं पे रेड और ग्रीन कलर होता है तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को रेलवे वगैरह में नौकरी नहीं मिलती, ऐसे लोगों को जो है वो फैशन डिजाइनिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत होता है, रेलवे वगैरह में या सिग्नलिंग से जहां भी थोड़ा सा सिग्नल वाला काम है वहां पे इनको नहीं मिलता, क्योंकि भाई वहां पे दो ही कलर का ऑप्शन ही रहता है। पता चला कि सामने ग्रीन लाइट जल रही है कि जाना है, वो बेचारा रुक गया, रेड लाइट किसी ने जलाई है, उसको दिख रहा है ग्रीन और वो चला गया। तो रेड एंड ग्रीन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ये चीज आपको कलर ब्लाइंडनेस के अंदर देखने को मिलती है। अब ये जो मैंने कहा कि फीमेल के अंदर चांसेस कम होती है, मेल्स के अंदर ज्यादा होती है, इसको समझने के लिए हम कुछ जो है एग्जांपल समझते हैं, जहां पे हम एक पेरेंट के कॉम्बिनेशन को समझेंगे और उसके हिसाब से उनके बच्चों में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो समझेंगे। तो हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट में हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो मदर है वो क्या है, नॉर्मल है, जो हमारे पास मदर है वो क्या है, नॉर्मल है, और जो फादर है वो कैसा है, डिजीज्ड है, जो फादर है हमारे पास वो कैसा है, डिजीज्ड है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी, आइए समझते हैं। अब अगर इसे हम पेडिग्री के हिसाब से समझें, अगर हम इसको यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर बना के समझें तो हमारा जगह थोड़ा सेफ हो जाएगा और हम बहुत इजीली जो है वो समझ पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मदर का हो गया, ये हमारे पास मदर का जीनोटाइप है, और ये हमारे पास फादर का हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक डॉटर बनेगी जो कि नॉर्मल है, यहाँ पे फादर के ऊपर क्या है, ये हमारे पास एक डॉटर है जो कि कैरियर है। वहीं पे दूसरे में हमारे पास जो बेटा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे जो बेटी है वो कैरियर है, और यहाँ पे जो बेटा है वो नॉर्मल है। इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में आपको ये देखने को मिल रहा है, इसको मैं अच्छे से ही बना लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। देखिए, इस कंडीशन में हमारे पास जो भी फीमेल होंगी वो नॉर्मल है, तो इनके पास से सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल टाइप का एक्स क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो मेल है, अगर वो उसके साथ हमारे पास अगर इस वाले मेल इसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे में हमारे पास जो बच्ची बनेगी, इस कंडीशन में हमारे पास जो बच्ची बनेगी, क्योंकि यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, अगर यहाँ से मेल के स्पर्म्स में भी एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है लड़की बनेगी, और वो लड़की कैसी होगी, कैरियर होगी। ये लड़की कैसी होगी, कैरियर होगी। और वहीं पे हमारे पास अगर यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम आता है, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, और इधर से वाई क्रोमोसोम आता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेल है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। मेल क्या होगा, नॉर्मल होगा, और फीमेल हमारे पास कैसी होगी, कैरियर होगी। फीमेल हमारे पास कैरियर होगी। देखिए, अब यहाँ पे तो ये देखने को मिल रहा है कि 50% जो फीमेल है वो कैरियर है और 50% जो मेल है वो नॉर्मल है।
जबकि मैंने तो कहा कि मेल्स के अंदर ये बीमारी आने के चांसेस ज्यादा है। आप अगर बाहर से देखोगे तो ये फीमेल भी आपको नॉर्मल दिखेगी, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट वो कर पाएगी, क्योंकि उसका एक क्रोमोसोम जो है वो फंक्शनल है, और इसमें भी आपको सामान देखने को मिलेगा। और तरीके देखते हैं और क्या क्या केसेस हो सकती हैं। बात करते हैं सेकंड केस की, बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जो फीमेल है, जो यहाँ पे बेटी बनी थी, इसी की हम आगे वाली जनरेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल है वो कैसी है, वो हमारे पास कैरियर है, और जो मेल है वो नॉर्मल है। तो मेल हमारे पास कैसा है, नॉर्मल है, और जो फीमेल है वो हमारे पास कैरियर है। ऐसा ही सेम आपको देखने को मिलेगा जब हम हीमोफीलिया की बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैरियर है, ये हमारे पास क्या है, कैरियर है। अब होगा क्या कहानी में, यहां से हमारे पास दो प्रकार के क्रोमोसोम्स बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। एक के पास एक्स नॉर्मल वाला आएगा, और एक के पास जो है वो डिजीज वाला, या जिसमें हमारे पास कैरियर है जो म्यूटेटेड है वो वाला आएगा। यहां से भी आपके पास दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, एक आपके पास एक्स आएगा और दूसरे में आपके दूसरा जो गैमेट्स है उसमें वाई आने की पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये वाला क्रोमोसोम जो है, ये वाला जो गैमेट है इससे फ्यूज करेगा, तो आपके पास जो बेटी बनेगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। ये वाला अगर हमारे पास इस वाले से मिलता है एक्स एंड वाई, तो बेटा भी नॉर्मल बनेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब ये वाला इससे मिलेगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो बेटी बनेगी वो कैरियर बनेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट और तब आ जाएगा जब हमारे पास जो मेल बनेगा वो कैसा होगा, वो डिजीज्ड होगा। ये मेल कैसा है, ये हमारे पास डिजीज्ड है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये हमारे पास कैरियर है फीमेल, ये हमारे पास कैरियर है, ये दोनों हमारे पास नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि 50% फीमेल, मतलब जितनी फीमेल बनेंगी उसका 50%, पूरे बच्चों का नहीं बात कर रहे हैं, जितनी फीमेल बनेंगी उसका 50% कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और 50% कैरियर होगा। वहीं पे जितनी मेल बनेंगी उसका 50% नॉर्मल होगा और 50% जो है डिजीज होगा। पहली बार हमें डिजीज कंडीशन देखने को मिल रही है, और वो कहाँ देखने को मिल रही है, मेल के अंदर। वो कहाँ देखने को मिल रही है, मेल के अंदर। तो दूसरी पॉसिबिलिटी देख लिया, आइए तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटीज में ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास केस थर्ड की अगर बात कर लेते हैं कि कोई ऐसी मदर है, हमारे पास केस थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो कोई ऐसी मदर है जो कि कैसी है, कैरियर है। मदर जी कैसी है, कैरियर है। मदर कैसी है, कैरियर है। और फादर जो है, जो फादर जो है वो कैसे हैं, वो डिजीज्ड है। फादर कैसे हैं, डिजीज्ड है। फादर कैसे हैं, डिजीज्ड हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होती है, आइए देखते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज, यहां से दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, एक जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरे जिसके पास एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है। वहीं पे नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास म्यूटेटेड एक्स आएगा क्योंकि यही है, और यहाँ पे हमारे पास वाई आएगा क्योंकि वाई के नाम पे भी यही है। अब इनका फ्यूजन कराते हैं, देखते हैं बच्चे कैसे बनते हैं। पहली कंडीशन में हमारे पास अगर ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो इससे मिलेगी, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कैरियर बेटी बनेगी, लड़की बनेगी, वो भी कैरियर। अगर ये क्रोमोसोम यहाँ पे जाता है तो हमारे पास जो लड़का बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। आइए और देख लेते हैं। अगर ये क्रोमोसोम इसके साथ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी, और अगर ये क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे आएगी तो भी हमारे पास जो है डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी डिजीज्ड है और ये भी हमारे पास डिजीज्ड है, ये भी हमारे पास डिजीज्ड है, और यहाँ पे भी आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिले। मतलब एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे फीमेल जो है उसको डिजीज देखने को मिल रहा है, कब, जब हमारे पास फीमेल जो है वो कैरियर हो और फादर जो है वो भी डिजीज्ड हो। तो अगर फीमेल में चाहे वो कैरियर हो चाहे फीमेल डिजीज्ड हो, तभी हमारे पास जो बच्ची है वो डिजीज कंडीशन आ सकती है। और मेल अगर डिजीज है तो भी, मतलब पिता का डिजीज होना बेटी का डिजीज होने के लिए बहुत जरूरी है जब हम बात एक्स लिंक की करते हैं। और मदर के पास, मदर चाहे कैरियर हो चाहे तो डिजीज हो, तभी जो है फीमेल जो है डिजीज हो सकती है। तो ये चीज है, और ये दोनों क्या है, ये आपके पास कैरियर है, ये जो फीमेल है ये आपके पास कैरियर है, और ये जो है ये आपके पास नॉर्मल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल मेल बनता है। अब देखिए बाहर से देखने पर तो ये भी फीमेल नॉर्मल होगी, तो इसका मतलब है कि एक नॉर्मल बनेगा, कैरियर बनेगा, और दो हमारे पास डिजीज कंडीशन बनेगी। आइए और बात करते हैं कहानी में क्या हो सकता है। हमारे पास लास्ट एंड चौथा केस भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा केस भी हो सकता है, आप अगर बनाने चाहेंगे तो और भी केसेस बना लेंगे, लेकिन जितना जरूरी है, जैसे मान लो फीमेल क्या है, हमारे पास डिजीज है। अब कहानी में जो फीमेल है, अभी जो हमने डिजीज फीमेल बनाई थी, मान लो वो आ गई है कहानी में, ये कॉम्बिनेशन आ गया है, और वहां पे हमारे पास जो मेल है वो कैसा है, हमारे पास जो मेल है वो कैसा है, कैरियर है। मेल कैसा है, सॉरी मेल कैसा है, मेल भी डिजीज्ड है। या हम कह सकते हैं कि मेल, मेल को नॉर्मल बना लेते हैं क्योंकि हमने मेल नॉर्मल अभी नहीं रखा है फीमेल जो कैरियर या डिजीज के साथ।
अब देखिए इस कहानी में क्या होगा, इस कहानी में होगा ये कि जितनी भी हमारे पास ये कंडीशन होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, और यहाँ से हमारे पास दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक ये वाले और दूसरे ये वाले, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज करेंगे, क्या होगा कहानी, आइए देखते हैं। जब ये इससे फ्यूज करेगा तो हमारे पास जितनी फीमेल बनेंगी वो कैसी बनेंगी, कैरियर बनेंगी। लेकिन ये जब इससे फ्यूज करेगा तो हमारे पास जितने भी मेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये सारे के सारे मेल कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे, सारे के सारे मेल कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे, जबकि फीमेल सिर्फ और सिर्फ कैरियर होगी, और कैरियर फीमेल के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा फीमेल के ऊपर देखने को मिल रहा है, चाहे आपके पास मदर डिजीज और फादर नॉर्मल हो। अगर देखो फादर अगर नॉर्मल हो गए तो आपके पास एक भी लड़की के अंदर डिजीज देखने को मिले, वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर हो सकती है। अगर हमारे पास जो है फादर भी डिजीज है, मदर कैरियर है या फिर डिजीज है, तो ऐसे में हमारे पास फीमेल जो है वो डिजीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास अगर फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर हो या मदर डिजीज हो, ऐसी कंडीशन में आपकी एक भी डॉटर डिजीज नहीं होगी, क्योंकि उनको एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल रहेगा और एक एक्स क्रोमोसोम से वो नॉर्मली अपना सर्वाइव कर सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मदर नॉर्मल है, फादर डिजीज है, तो भी हमें सिर्फ जो बेटी है वो कैरियर देखने को मिलेगी, डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपके पास कलर ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट में हम बात करते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक वो भी आपका जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड है। किसकी बात हम करते हैं, हीमोफीलिया की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक और बात करते हैं किसकी, हीमोफीलिया की। व्हाट इज द हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और क्या है भाई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो जिस तरीके से जैसा पैटर्न कलर ब्लाइंडनेस फॉलो करता है वैसा ही पैटर्न हीमोफीलिया भी फॉलो करता है। अब ये हीमोफीलिया में होता कैसे, कलर ब्लाइंडनेस में तो क्या था, आई में जो कोन का फॉर्मेशन हो रहा था वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में जब कहीं पे भी कट लग जाता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, इस तरीके से ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में मान लो कहीं पे किसी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा कट लग गया। अब इस कट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी से जो ब्लड है वो सीधा ना जाके वो इधर मुड़ रही है और यहाँ से निकल रही है। तो इसके बाद क्या होती है, हमारी ब्लड का या जो वेसल्स जो टूटी है, जो वेसल्स पे चोट वजह से किसी वजह से अगर ब्लड का टूटना हुआ है तो उसको फिर क्या कहते हैं, कोआगुलेट किया जाता है। इसका क्या होता है, कोआगुलेशन होता है, कोआगुलेशन होता है, जिसे हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं, रक्त का थक्का जमना कहते हैं। और अगर किसी वजह से रक्त का जो कोआगुलेशन है वो नहीं हो पाता है, जैसे रक्त का जो थक्का बनता है, जो आपके पास ब्लड का कोआगुलेशन होता है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। मतलब कि कोई एक केमिकल ए होता है, वो आगे चल के बी बनाता है, फिर वो केमिकल आगे चल के सी बनाता है, वो केमिकल आगे चल के डी बनाता है, फिर ई बनता है, ऐसे ऐसे करके हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। तो ऐसे में इस पूरी की पूरी जो कैस्केड है, इस तरीके के रिएक्शंस को हम कैस्केड कहते हैं, जो मल्टी स्टेप्स होते हैं। इस कैस्केड का मान लो कोई ऐसा एंजाइम था जो कि मान लो प्रोसेस सी को कंट्रोल करता था, वो अब आपकी बॉडी में नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा ब्लड जो है, अगर छोटा सा भी चोट लग गया तो इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, इतना ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हो जाएगा कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब शरीर में जितना ब्लड है वो सब लॉस हो जाएगा इन केस ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड कोआगुलेशन की जो कैपेसिटी है वो खराब हो जाती है, वो नहीं काम करती, जिसकी वजह से छोटे छोटे कट्स भी बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्सीलेंट डिसऑर्डर्स है, लेकिन इसकी वजह से जान नहीं जाती, आप बस डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे दो कलर्स के बीच में, लेकिन आप जिंदा रहोगे, आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, यहाँ पे आप को मतलब लाइफ में कभी ना कभी ऐसे चोट लग जाएगा, कुछ भी होगा कि लाइफ की जो लेटर स्टेजेस हैं, मतलब कि जब तक आप रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी, आपको जब रिप्रोडक्शन की होगी, बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे एक पर्सन हीमोफीलिया के साथ जो है वो जिंदा रहता है। लेकिन जो पैटर्न कलर ब्लाइंडनेस फॉलो करता है वही पैटर्न आपको हीमोफीलिया भी देखने को मिलता है। मतलब कि मेल्स के अंदर हीमोफीलिया के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल इसके लिए कैरियर हो सकती है, लेकिन डिजीज वो तभी हो सकती है जब उसकी मदर कैरियर या डिजीज हो, या फादर जो है वो भी आपके पास डिजीज हो, तभी वो फीमेल जो है वो डिजीज हो सकती है। तो ये चीज हो गया आपके पास किसके बारे में, जो हमारे पास डिसऑर्डर्स थे मेंडेलियन, उसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब हमारे पास ये बचा है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें भी आपका जो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के घटने या बढ़ने की वजह से होता है।
ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का है और ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोम का, ये आपके पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम का। पहले एक बार आप इतनी चीजों को याद कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार आप इतना कंफर्म कर लीजिए, इतना क्लियर कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है, हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, कुछ ज्यादा खास हमें इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो गया है हमारा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। आइए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपके पास जैसे वहां पे दो था वैसे यहाँ पे भी दो हैं। एक है आपके पास ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और एक है आपके पास सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल और ये है हमारे पास सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड। आइए देखते हैं, ऑटोसोमल्स में हमारे पास दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं। एक है हमारे पास हाइपो एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, और दूसरा है हमारे पास हाइपर एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। एक है हमारे पास हाइपो एन्यूप्लॉइडी और दूसरा है हमारे पास हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो का मतलब होता है कोई चीज अपने लिमिट से कम है और हाइपर का मतलब है कोई चीज अपनी लिमिट से ज्यादा है। तो ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। और हाइपो में क्या होता है कि जो आपके पास क्रोमोसोम नंबर आपके पास इस समय में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है। कौन से क्रोमोसोम्स में, आपका जो 22 पेयर है, एक मिनट, यहाँ पे क्या होता है कि ये भी आपके पास सेक्स लिंक के अंदर ही आता है, जहां पे क्या होता है कि आपके पास एक वाई क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। हाइपो समझिए सिंपली कि हाइपो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाते हैं। हाइपो में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक टर्म पढ़ना है, एक डिजीज पढ़ना है जिसे हमने कहा था डाउन सिंड्रोम। भले इसका नाम जो है वो डाउन सिंड्रोम है, बट इस डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि आपके पास जो 21st क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, इस 21st क्रोमोसोम की जहां पे हमारे पास 2 कॉपी प्रेजेंट थी, वहां पे इसकी 3 कॉपी प्रेजेंट जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 की जगह 47 हो जाती है। और इस कंडीशन को हम ट्राइजोमी कहते हैं, इस कंडीशन को हम ट्राइजोमी कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, और जहां पे हमारे पास हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी अवेलेबल थी, वहां पे इसकी हमारे पास 3 कॉपी अवेलेबल जाती है। क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो 3 बार प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्राइजोमी, 3 बार प्रेजेंट होता है, 3 बार रिपीटेशन होता है। तो ट्राइजोमी होती है कौन से क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम नंबर 21 की होती है, और ये 1886 में इसके बारे में डिस्कवर किया गया था। और जिस पर्सन के अंदर ये होता है उसका जो फेस है उसकी साइज छोटी जाती है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होती, हाथ बहुत ऐसा फुला फुला सा छोटा छोटा जाता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम सेक्स लिंक की बात करते हैं, तो एक इसमें क्या होता है कि सेक्स लिंक में भी हमारे पास क्या होता है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी होता है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी होता है, एन्यूप्लॉइडी होता है। और सेकंड में हमारे पास क्या होता है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी होता है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी होता है। हाइपो में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक बीमारी पढ़नी है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और हाइपर में हमें पढ़ना है क्लाइनफेल्टर के बारे में, क्लाइनफेल्टर के बारे में। तो इस तरीके से पढ़ना है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ ना तो कोई एक्स प्रेजेंट होता है ना तो कोई वाई प्रेजेंट होता है, तो इसे हम एक्स नॉट या एक्स जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिंपली हमारे पास 44 जो है ऑटोसोम्स होते हैं, फिर 45 एक एक्स क्रोमोसोम होता है, 46 जो क्रोमोसोम है वो एक्स होता है तो फीमेल बनती है, वाई होता है तो मेल बनते हैं। तो ऐसे में ना तो हमारे पास एक्स होता है ना तो वाई होता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये स्टेराइल होते हैं। जबकि डाउन सिंड्रोम वाले क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये मेल्स और
फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी बनती है वो फीमेल की होती है, क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो मेल कैसे बनेगा? यहाँ पे फीमेल बनता है, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों बनते हैं, लेकिन बॉडी जो है फर्टाइल होती है, बट मेंटल डेवलपमेंट वगैरह बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती है पूरी तरीके से। वहीं पे अगर हम हाइपर की बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो यहाँ पे हमारे पास XXY क्रोमोसोम होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो 6 क्रोमोसोम है उनका नंबर बढ़ जाता है, इसमें XX भी होता है और XY भी होता है, तो जिसकी वजह से इस कंडीशन में हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और ये पर्सन भी जो है ये भी हमारे पास कैसा होता है, ये भी स्टेराइल होता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता। ये भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है। तो इतनी चीज आपको पढ़नी थी जब आपको पढ़ना था किसके बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है जहां पे हमने मेंडेलियन के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने जो है जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस का क्लास एक दिन कराया जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स के क्वेश्चन परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम एक दिन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आप बता दीजिएगा कि कब आपका प्रिपेयर हो गया है, आप रिवाइज कर लिए हैं, उसके बाद हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास भी लगा देंगे। तो सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी। आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पढ़ाई करते रहना है, आपको रिवीजन करते रहना है, तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।